आफ्टर अ डीप इंस्पायरेशन, लाइक उसमें टाइटल वॉल्यूम की वैल्यू शामिल हो जाती है, इंस्पायरेटरी वॉल्यूम, रिजर्व वॉल्यूम ऐड हो जाता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो अगर उसको कंबाइन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि ये वाइटल कैपेसिटी है। सो वाइटल कैपेसिटी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हम इसमें अगर देखें तो इसलिए बेसिकली इनमें अगर वेरिएशन आ रही है, कोई चीज अप या डाउन हो रही है, तो वो कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से वाइटल कैपेसिटी के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है। तो नंबर वन है जी एज फैक्टर। एज फैक्टर की अगर हम बात करें तो एज फैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से इन चाइल्डहुड, बच्चों में, एंड ओल्ड एज वाइटल कैपेसिटी इज लेस देन दी नॉर्मल अडल्ट। मतलब क्या है कि एक्सपायरेशन बाहर निकालने की जो कैपेसिटी है वो बच्चों में और ओल्ड एज पेशेंट होते हैं या ओल्ड एज जो पीपल होते हैं उनमें कम होती है रादर देन अडल्ट। अगर हम अपनी या आपकी में बात करूं तो हम अडल्ट में मोस्टली आ रहे हैं, तो हमारी जो सांस लेने की ब्रीदिंग नॉर्मल है, इस वक्त कोई इशू नहीं है। प्रॉब्लम आ रहा होता है जो बच्चों में प्रॉब्लम, सांस ब्रीथिंग लेने की प्रॉब्लम आ रही होती है, उनको मुश्किल हो रही होती है, क्योंकि जितनी आप इंस्पायर करेंगे उतनी आप एक्सपेल करेंगे ना। दैट्स व्हाई चाइल्डहुड में, ओल्ड एज में वाइटल कैपेसिटी जो है वो लेस होती है, कम होती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल। ह्यूमन की बात करें, सेक्स की बात करें तो इन फीमेल इट इज लेस 20% लेस देन मेल। इसकी मैं कॉमन एग्जांपल देता हूँ। अक्सर कमरे का रूम का डोर क्लोज कर दें, थोड़ी सी भी सफोकेशन हो तो फीमेल को ज्यादा प्रॉब्लम आ रही होती है सांस लेने में, और अक्सर वो कंप्लेंट कर रही है कि खिड़की या विंडो वगैरह ओपन रहे, सांस लेने में मुश्किल आ रही है मुझे। तो दैट्स व्हाई उनकी जो वाइटल कैपेसिटी है, एक्सपेल और करने की जो कैपेसिटी है, जो हम डीप ब्रीथिंग के साथ लेते हैं, वो कम है। हाइट की बात करें, अगर जितनी ज्यादा अच्छी हाइट होगी तो वाइटल कैपेसिटी जो होती है वो ज्यादा होगी, बंदे आम इंसान को सांस लेने में आसानी होगी, प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, उसको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। जितने भी लिंक लिंक या इररेलेवेंट नेम से ऐड हो रहे हैं मैं उनको ऐड नहीं करूंगा, जो बाय नेम आ रहे हैं मैं उनको ऐड करूंगा। जस्ट दो स्टूडेंट वेटिंग में पड़े हुए हैं, लेकिन बाय नेम आएंगे तो मैं उनको ऐड करूंगा। आप में से कोई एक बंदा मैसेज ड्रॉप कर दे ग्रुप के अंदर कि काइंडली इंटर इन द क्लासरूम विद द नेम एंड द रोल नंबर। आप में से कोई एक कर दे। अच्छा जी, नो स्टार्ट। अच्छा जी, एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो एथलीट होते हैं या स्विमर होते हैं, उनकी वाइटल कैपेसिटी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उनका एक स्टेमिना बना होता है, उनको उनको प्रॉब्लम को ऐसा कोई नहीं आती, उनका स्टेमिना। अगर मैं और आप लोग, अगर नॉर्मल पर्सन यहाँ से रनिंग के लिए जाए, हमारे कॉलेज से निकले और वो 1 किलोमीटर टूवर्ड्स एनी डायरेक्शन मूव करे फ्रॉम द कॉलेज, तो उसको अंदाजा होगा कि अगर वो एथलीट या नहीं है, उनको की जो वाइटल कैपेसिटी होगी तो ब्रीथिंग शुरू हो जाएगी, तो सांस लेने में मुश्किल पेश आ रही होगी उनको, और डेफिनेटली उनको जो उनका जो वाइटल कैपेसिटी का लेवल है वो भी डाउन हो रहा होगा। सो इस बेटर के हम अगर हम एथलीट हैं या स्विमर है तो हमारी जो वाइटल कैपेसिटी सांस लेने की कैपेबिलिटी है वो बेटर होगी। पोजीशन, वाइटल कैपेसिटी इज ग्रेटर एट स्टैंडिंग एंड लेस इन लेइंग और स्लीपिंग पोजीशन। डेफिनेटली जब हम सांस लेने में मुश्किल आ रही है, अगर हम बैठे हैं या लेटे हैं, मतलब स्लीपिंग की पोजीशन में, तो हमारी जो वाइटल कैपेसिटी है, सांस लेने की जो कुव्वत है वो लिटिल बिट कम होती है। घबराहट का असर भी इसमें आपने देखा होगा अक्सर आ रहा होता है, तो अक्सर लोग नेक के नीचे या हेड के नीचे डबल पिलो लगा के सोते हैं ताकि जो हेड है वो ऊंचा रहे, उनको सांस लेने में प्रॉब्लम ना आ रही हो। मैं तो कुछ लोग ऐसे भी देखे हैं कि वो अपने जो बेड की टेक होती है, बैक टेक होती है, उसके साथ 2-3 पिलो लगा के सोते हैं, और उनकी जो पीछे कमर होती है ऑलमोस्ट स्ट्रेट होती है और वो सो रहे होते हैं। क्या कि मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही होती है। अक्सर पेशेंट को प्रॉब्लम आ रही होती है तो उसका जो बेड है, आपने देखा होगा प्रैक्टिकली, तो उसका जो बेड है हम हेड लेवल के ऊपर हम उसे बूस्ट कर रहे होते हैं, ऊंचा कर रहे होते हैं। उसकी रीजन सिर्फ सिंपली यही होती है कि जो बंदा लेइंग पोजीशन पे या स्लीपिंग पोजीशन के ऊपर है, उसकी जो कैपेसिटी है, वाइटल कैपेसिटी है, वो जहाँ कम पे हो रही मार्कर है। पड़े हुए ना वहाँ पे मेरा बॉल पेन पड़ा हुआ है लाना।
उसके बाद म्यूट योरसेल्फ, काइंडली म्यूट योरसेल्फ महक। अच्छा जी, प्रेगनेंसी की अगर हम बात करें तो इसमें वाइटल कैपेसिटी, सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही होती है। डेफिनेटली उसकी रीजन ये है कि आपको पता है कि जब स्पेशली प्रेगनेंसी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें नॉर्मल एक फिनोमिना है, जो एक कॉमन सेंस है, वो ये है कि जैसे ही बेबी की बर्थ या वो ग्रो करता है तो आपके जो स्टमक है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा होता है। जब वो डिस्टर्ब कर रहा है तो वो ऊपर की तरफ मूव करेगा, तो लंग्स है उनकी सांस लेने की जो ताकत है वो, या सांस लेने का जो अमल है वो लिटिल बिट डिक्रीज हो जाता है। जब वो डिक्रीज होगा तो वाइटल कैपेसिटी डाउन होगी। तो ये कुछ वेरिएशंस हैं जिसकी वजह से वाइटल कैपेसिटी जो है वो अप या डाउन हो रही होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का अक्सर पूछा गया है। पूछा इस तरह गया है, व्हाट इज वाइटल कैपेसिटी एंड व्हाट आर द फिजियोलॉजिकल वेरिएशन ऑफ वाइटल कैपेसिटी। तो इसको स्टार लगा लें, इसको अंडरलाइन करना अंडरलाइन कर लें, और एमसीक्यू के लिहाज से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, अब हम बात कर रहे हैं कुछ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस की। डिफरेंट डिफ्यूजन ऑफ गैसेस हम इसमें रीड आउट कर रहे होंगे। लाइक हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन की या कार्बन डाइऑक्साइड की। दीज आर द टू गैसेस जिस वजह से डिफ्यूजन हो रही होती है। ये काफी डिफिकल्ट या मुश्किल चैप्टर है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपसे शेयर किया था। ठीक है, तो आज अगर हम इसका ओवरव्यू देखें उस पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जस्ट आज रीडिंग के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में इसका जो है वो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस देखेंगे। तो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस थ्रू अ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, उसको रीड आउट करते हैं। ऑक्सीजन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड मूव अक्रॉस द रेस्पिरेशन मेम्ब्रेन बिटवीन द एल्वेओलाई एंड द पल्मोनरी कैपिलरीज बाय डिफ्यूजन। एक चीज मैंने आपको बताई थी, आपको याद होगा, रेस्पिरेशन में हमने पढ़ी थी, हम सांस लेते हैं नेसोफेरिंक्स से, फिर जाता है कहाँ पे, लेरिंग्स में, देन जो से है ट्रैकिया, एल्वेओलाई, एल्वेओलाई से ब्रोंकियू, ब्रोंकी से ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल से एल्वेओलाई, देन जो है वो पल्मोनरी कैपिलरीज में जाके ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज हो रही होती है। ये सारा प्रोसेस, पूरा पैराग्राफ उसी के ऊपर लाई करता है, और आप इसी कॉन्सेप्ट को अगर आप देखेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। Diffusion is the movement of molecules from the areas of higher concentration to the areas of the lower concentration by random motion. Random motion मतलब कि आपको पता नहीं है कि आप ब्रीथिंग ले रहे हैं, उसकी मूवमेंट कैसे जा रही है। तो सांस की जो मॉलिक्यूल्स हैं हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे होते हैं। As soon as the nerve with air, oxygen diffusion from the alveoli in the blood to the interstitial fluid and finally into the cell. Definitely जो एल्वोलाई से एयर मूव कर रही होती है ब्लड कैपिलरीज के अंदर। ठीक है, ऑक्सीजन जो मूव कर रही है ब्लड के अंदर, तो वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड और फाइनली जो है वो सेल्स की तरफ मूव कर रही है। ऑन द अदर हैंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम द सेल थ्रू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड टू द एल्वोलाई। Before the discussion of diffusion of gases to the respiratory membrane, let's discuss the respiratory unit and the layer of the respiratory membrane. अच्छा जी, आप कह रहे हैं कि डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अंडरस्टैंड करने से पहले हमें जो है वो इसकी कुछ लेयर्स हैं इंपॉर्टेंट, उसको रीड आउट करना जरूरी है, या हम उसको रीड आउट कर लेते हैं। अच्छा, पॉइंट इज दैट कि अभी जो हम लेयर्स पढ़ रहे हैं, जस्ट यार काइंडली म्यूट योरसेल्फ। अच्छा जी, रेस्पिरेटरी यूनिट की बात करें, हम गैसेस पढ़ने से पहले इसकी कुछ लेयर्स हैं उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। So let's start. Respiratory unit की अगर हम बात करें, this is a unit where gases exchange takes place. This is a composed of following structure, जिसमें alveoli, alveoli ducts हैं, atria है, alveoli sacs है, alveoli are about 300 million of the pores lengths, and each alveoli has average of diameter 0.2 mm. ये यूजुअली ये जो एमसीक्यूज के अंदर भी आमतौर पर ये चीजें नहीं आती हैं। ये जस्ट रेस्पिरेटरी यूनिट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको जस्ट ओवरव्यू लेने के लिए हमें यहाँ पर रीड आउट करना है। लेकिन इन द मेन सेंस आपको पता है कि एल्वोलाई कितने होते हैं, मिलियंस में है या ट्रिलियंस में है? आप में से कोई एक बंदा अनम्यूट करके मुझे बताएगा, मिलियंस में है, बिलियंस में है, ट्रिलियंस में है एल्वोलाई?
सर मिलियंस में। वेरी गुड, शाबाश। एल्वोलाइज जो है वो मिलियन में फॉल कर रहे हैं और यहाँ पे इंडिकेशन भी यही है कि 300 मिलियन होते हैं एल्वोलाइज किसमें, लंग में और एल्वोलस में। सो ये ओवरव्यू एक लेना है हमने, इसका बेसिक जो इम्पोर्टेंट चीज है वो गैसेस हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हैं, वो हम आगे रीड आउट कर रहे हो। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन या पल्मोनरी मेम्ब्रेन की बात करें तो जो लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये जो लेयर्स हैं, इन जितना भी इनका ओवरव्यू हम ले रहे होंगे, इसको जस्ट रीड आउट कर लीजिएगा और इनको अपने माइंड में जस्ट रख लें। ऐसा जिसकी कोई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी आज तक के एग्जाम में नहीं आई है, लेकिन क्योंकि अब हमारी बुक के अंदर है तो हमने इसको एक बार रीड आउट करना है। The membrane of the respiratory unit through which exchange of gases takes place is collectively called pulmonary और रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस जिन लेयर्स के साथ हो रही हैं रेस्पिरेटरी यूनिट के अंदर, उसको हम बोलेंगे रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है। फर्स्ट लेयर जिसको हम बोलते हैं, आपके पिक्चर्स के अंदर सामने अवेलेबल भी है, वो है फ्लूइड एंड सरफेक्टेंट लेयर। मतलब क्या है, जो सरफेस की लेयर है जहां से फ्लूइड या वाटर जो है वो उसकी सर्कुलेशन या रेगुलेशन स्टार्ट हो रही है, वो फर्स्ट लेयर आपकी कहलाती है। सेकंड लेयर की अगर हम बात करें तो वो एल्वुलर एपिथेलाइल लेयर्स है। ये बेसिकली बिल्कुल सरफेस या सरफेक्टेंट के बिल्कुल साथ वाली लेयर्स है। उसके बाद अगली बात करें एपिथेलाइल बेसमेंट मेम्ब्रेन लेयर, ये एल्वोलाई जो है एपिथेलियम जो लेयर है उसके साथ बिल्कुल मेम्ब्रेन, जो कि इस वक्त आपको नजर आ रही है ब्राउन कलर की, वो इंडिकेट कर रही है। उसके बाद इंटरस्टिशियल स्पेसेस हैं जो कि कैपिलरी जो हमारी है और एल्वोलाई के दरमियान जो स्पेसेस हैं उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेसेस, ये उसकी एक लेयर आती है। देन कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये बेसिकली जो आपको इंडिकेशन नजर आ रही है इसकी रेक्टेंगल, मतलब पूरे सर्कल में ये शेप देख सकते हैं आप, उसकी ये बेसमेंट बनाती है, उसकी पूरी कवर कर रही है उसको मेम्ब्रेन्स को ब्लड सेल्स की। देन इसको बोलते हैं कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन। देन फाइनली कैपिलरी एंडोथेलियल लेयर, ये बेसिकली के एंडो का मतलब होता है अंदर, तो ये सबसे अंदर वाली लेयर होती है जो कि एंडोथेलियल लेयर कहलाती है। इन लेयर्स के जो सीक्वेंस है उसको चेंज बिल्कुल नहीं करना, इसका सीक्वेंस यही रखना है। ये ऐसा ही है कि आपने अगर खाना खाना है तो आप रोटी पहले खा लें और चिकन या कोई भी आप साल खा रहे हैं या कोई आप फास्ट फूड भी खा रहे हैं वो पहले खा लें, वो बाद में खाएं, या आप केचप पहले खा लें और बर्गर बाद में खाएं, ऐसा नहीं करना। इसका ताल्लुक जस्ट लेयर्स में होती है, इसका एक सीक्वेंस है, इसको इसी सीक्वेंस के साथ ही अपने माइंड में रखना है। Each layer of respiratory membrane is extremely thin. The thickness of the respiratory membrane in some areas is as little 0.2 micrometer with an average of 0.6 micrometers. So this is all about for today lectures. मेरे पास करीबन 5 to 10 मिनट्स रह गए हैं। अगर आपको कोई भी क्यूरी है आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओवरव्यू मैं आपको दे दूं, बेसिकली हमने स्टार्ट किया था कुछ वेरिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो लेट आए हैं स्टूडेंट उनके लिए मैं रिपीट कर देता हूं। अरूज